बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। जुम्मा बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। आज 2 जनवरी है, यानी कि 2026 का दूसरा दिन, पहला दिन। आई होप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। और अच्छा दिन जब गुजर जाए ना, वो भी साल का पहला दिन जब हो, तो आपके अंदर वैसी उम्मीद बहुत ज़्यादा जाग जाती है कि आगे आने वाला साल इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी 2026 को ये कह रही हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी माई ईयर। आपकी क्या वैसे उम्मीदें हैं? खुद कह रही हैं या आपको? ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है इसके बारे में और मुझे लगता है ऐसा है भी। मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है। उम्मीद पे तो वैसे दुनिया कायम है। उम्मीद का दामन तो वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए कि 2026 ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए अच्छा साल साबित हो और अमन जो है ना वो यहाँ पर मजीद आए पूरी दुनिया में। एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है ना, 2026 का पहला जुम्मा भी है। तो जुम्मा हम सब जानते हैं बहुत मुबारक दिन होता है। दुआ भी कीजिएगा जिस वक्त आप नमाज पढ़ने के लिए जाइए। और जुम्मे के बारे में एक ये भी बात है ना कि वैसे कहा जाता है कि इबादत खलवत में हों तो आप ज़्यादा खशियत के साथ, ज़्यादा तवज्जो के साथ कर सकते हैं। लेकिन जुम्मा हमारे दीन के अंदर इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें बताता है कि सिर्फ तन्हाई में इबादत ज़रूरी नहीं है। तन्हाई के अलावा निकल कर लोगों के साथ मिलकर इज्तिमा के अंदर इबादत करना जो है ना वो भी हमारे मज़हब का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। और इससे कम्युनिटी का भी एहसास होता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात आपने कैसे बेहतर करने हैं, इसका भी हमें सबक जो है ना जुम्मे के दिन से मिलता है। तो इस अच्छे से थॉट के साथ कि आज के दिन हमने बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, अपनी पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ चलते हैं। पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है? ये क्या गिनती है और क्या गिनती है? 1 2 3 4 5। अच्छा, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े आसान से पासवर्ड रख लेते हैं अपने अकाउंट्स के, जिसके साथ अपना नाम लगा देंगे या अपने कोई भी ऐसी चीज आसान सी लगा के उसके साथ ये नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पासवर्ड हमें रखने पड़ते हैं, अम्मी अब्बू। क्योंकि अम्मी अब्बू को अकाउंट्स जब बना के फिर यही होते हैं 1 2 3 4 5 6। नहीं, फिर वैसे ये नहीं होते ना, फिर अपनी मर्जी से हम रखते हैं, हमने याद करके। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये जो साल 2025 गुजरा है ना, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड वो यही था 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो हाँ, अब ये देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे भाई, ये दुनिया भर में लोग जो है वो इस पासवर्ड को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस भी आपकी अकाउंट्स तक रसाई के लिए। कोई भी आसानी से आपके फ़ोन को तो शायद हैक करने की भी ज़रूरत ना पड़ी, तुक्के से लगाओ और पासवर्ड लग जाए। हो सकता है किसी के पास इतना कुछ हो ही ना दिखाने के लिए, छुपाने के लिए, तो स्टिल प्राइवेसी तो है ना। देखिए, अम्मी अब्बू की एज वाले ना सारे एक जैसे ही सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो। तो वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर बेबी बूमर्स हैं, कुछ मिलेनियल्स जो है ना वो भी ऐसे हैं जो बहुत आसान पासवर्ड रखते हैं। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड जो है ना, जहाँ तक मुझे पता है, वो वर्ड पासवर्ड इटसेल्फ यही है। अच्छा, पासवर्ड ही रख लिया जाता है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 जो है ना वो 2025 में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। डिजिटल सिक्योरिटी के शोबे में काम करने वाली एक मारूफ कंपनी है नॉट पास, उसकी तरफ से ये एक नया स्टैट जो है वो शेयर किया गया है कि 2026 के दौरान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो ऐप्स के अंदर, डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर जो पासवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी एक फहरिस्त उन्होंने जारी किया, जिसमें टॉप के ऊपर आता है सबसे आसान पासवर्ड, विच इज़ 1 2 3 4 5 6। जनाब, तो ये सूरत हाल है। आपने अपने पासवर्ड को सिक्योर करना है तो प्लीज़ इस तरह के पासवर्ड ना रखें, चाहे 1 2 3 4 5 6 है या 4 तक है या 5 तक है। ये बहुत आसान है, कोई भी एक्सेस कर सकता है आपके अकाउंट को, अगर आपको अपनी प्राइवेसी अजीज है तो। जनाब, आगे बढ़ जाते हैं और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी शामिल करते हैं। इंसानों से बिल्लियाँ ज़्यादा रखने वाले इटली के एक गाँव ऐसा है जहाँ पर 30 साल बाद एक बच्चे की पैदाइश हुई है। यानी 30 साल तक वहाँ पर किसी ने जन्म ही नहीं लिया, इंसानी जान ने जन्म नहीं लिया था, जिस पर अब गांव जो है पूरा का पूरा गांव वो खुशियां मना रहा है और ये बेबी गर्ल है। तो इस गांव के बारे में काफ़ी बात की जा रही है। इस गांव का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा भी है, लेकिन आई विल ट्राई टू प्रोनाउंस इट। पेलगियारा डी मार्सी नामी ये गाँव है जो कि ग्रीफाल्को की पहाड़ी की ढलान पर वाक़या है। और मुतअद्दिद बरसों से ये जगह जो है बहुत से लोग छोड़कर जा चुके हैं और इस गाँव की आबादी बतदरीज गिरती जा रही थी। ऐसे में एक ज़िंदगी का आना, एक नए जानदार का यहाँ पर आना जो कि इंसान की फॉर्म में ऑफ कोर्स हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। और लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, एक तो छोड़ के जा रहे थे, जो रह गए थे वो बिल्लियाँ पाल लेते थे कि वो आई एम अ कैट मॉम। बहुत सारी होंगी डेफिनेटली, लेकिन अब यह है कि एक जो कपल था उसने कहा कि हम यहाँ पर एक बेबी लेकर आएंगे, एक ह्यूमन बीइंग लेकर आएंगे। तो लारा सी ट्रापको इस गाँव में
3 दिहाइयों में पैदा होने वाली पहली बच्ची हैं और उनकी विलादत चंद माह पहले हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना उनकी विलादत की तरफ लगी। अब लारा जो है ना वो बड़ी होकर कहेंगी कि 30 साल के बाद, 3 दिहाइयों के बाद मैं अपने गाँव के अंदर पहली मरतबा पैदा हुई थी। यूनिकनेस तो है, तो इस वजह से, इस बच्ची की पैदाइश की वजह से भी लोग उस गाँव को जानने लगे। किसी को पता भी नहीं होगा ये दुनिया में कहाँ पे कोने में इस तरह का गाँव है, तो आपने अपने गाँव को, अपनी जगह को जो है वो फेमस कर दिया। गाँव जो है वो इनकी वजह से मशहूर है, ये गाँव की वजह से मशहूर है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल भी है। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो अगली खबर भी हमारी बच्चों के बारे में ही है और इस चीज़ की अहमियत के बारे में है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं या वेस्टर्न इदारे हमें नज़र आते हैं या वेस्टर्न थिंकिंग वो अपनी फ्यूचर जनरेशंस के बारे में कितनी ज़्यादा संजीदा और कंसर्न है। अमरीकी तफरीही इदारे वॉल्ट डिज्नी, आप सब जानते हैं, उनके ऊपर बच्चों की प्राइवेसी से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से $1 करोड़ जुर्माना आयद हुआ है। अब ये बता दीजिए क्यों किया। अमरीकी रेगुलेटर्स के मुताबिक डिज्नी ने यूट्यूब पर बच्चों के लिए बनाए गए मवाद को दुरुस्त तौर पर लेबल नहीं किया था और इसके नतीजे में कम उम्र बच्चों को हदफ बनाकर इश्तिहारात दिखाए गए और उनकी जो जाती मालूमात हैं वालिदैन की इजाज़त या इल्म के बगैर जो हैं वो जमा की गई। अब ये चीज़ शायद यहाँ बैठे पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी या वो ये समझ रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इंटरनेशनली इसको बड़ी बात समझा जाता है और इतना बड़ा फिर जुर्माना भी होता है। अच्छा, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वेस्ट के बारे में और स्पेशली वो बच्चों के साथ उनका ट्रीटमेंट या कवानीन किया है, उसके मुताबिक अगर एक बच्चा 18 साल का यानी कि अगर वो एडल्ट नहीं है ना, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो जब तक उसके साथ उसका लॉयर मौजूद नहीं होगा या उसका पेरेंट मौजूद नहीं होगा तो पुलिस उससे तफ्तीश तक नहीं कर सकती है। तो डेफिनेटली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लिया जाता है। तो ये वॉल्ट डिज्नी जो है जनाब, उनके ऊपर $1 करोड़ का जुर्माना हुआ है और ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद वॉल्ट डिज्नी स्टे लेकर बैठ गया, उन्होंने पे भी किया है, जो कि हमारे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है। खैर, हम इसको ज़्यादा प्रोब नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। UAE लेकर सबको दुबई, जहाँ पर मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई समेत दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पर नए साल में नए 8 कवानीन हैं, पॉलिसियाँ हैं, उनका नफाज कर दिया गया है और ये तब्दीली जो है वो जुम्मे के रोज़ स्कूलों में दिन 11:30 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। पूरे UAE में नमाज जुम्मा एक ही वक्त यानी कि 12:45 बजे होगी और डिफरेंट टाइम के ऊपर अजानें नहीं हो रही होंगी। बड़ा खुशाइंद है ये, एक तो यूनिटी भी जाहिर कर रहा होता है और इस तरह के कवानीन अगर दुनिया भर में भी नाफिज हो जाए इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, मीठे मशरूबात बनाने वाली कंपनियों पर शुगर टैक्स भी आयद होगा और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदियों में इजाफा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी पाबंदियों में इजाफा होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इश्तिहारात चलाने के लिए लाइसेंस भी लाजमी करार दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे ही UAE या गल्फ कंट्रीज में जाने की बात नहीं करते, वहाँ पर सेटल होने की बात नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है और आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आप वहाँ पे, मैं वहाँ पर रह कर आई हूँ तो आई नो दैट कि वो समटाइम्स वो इतनी परफेक्शन हो जाती है ना कि हमने अपनी पूरी जिंदगियाँ यहाँ पर गुजारी हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना इस चीज़ के ऊपर भी चले जाते हैं कि थोड़ा सा जुगाड़ हो जाए, वहाँ पर जुगाड़ का कोई बिल्कुल भी मंजर नहीं होता। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर एक इंतहाई अहम खबर आपको देते हैं जो कि साउथ एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मई में कशीदगी हुई थी, हम सब जानते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और तब से लेकर अब तक एक कशीदगी का माहौल था, जंगी माहौल, कभी वहाँ से जंगी बातें हो रही हैं, यहाँ से जवाब दिया जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन अब एक खुशगवार तब्दीली या खुशगवार पेशरफ जो है ना वो हम कह सकते हैं सामने आई है। वो ये है कि ढाका में साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की तदफीन के मौके पर एक मंजर ये देखने में आया जिसकी वजह से सिफारती हलकों में एक हलचल मच गई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर खुद चलकर पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास पहुंचे, मुसाफा किया, अपना तारुफ करवाया और ये भी कहा कि वो स्पीकर की शख्सियत और सियासी कद-काट से बखूबी वाकिफ़ हैं और उसकी तस्वीर जो है ना वो भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, शायद अयाज सादिक खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का वहाँ पर तबादला हुआ और मुस्कुराहटें हमें नजर आई और माहौल जो है वो गैर मामूली माहौल में नरमी हमें महसूस हुई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या महज एक सिफारती आदाब की मुलाकात थी या फिर मई की जंग के बाद बर्फ पिघलने का आगाज हो चुका है और क्या ये लम्हा पाक भारत ताल्लुकात में कोई नया मोड़ ला सकता है? इस पर आज एक्सपर्ट से जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि डिप्लोमेसी के मामलात को, सिफारतकारी के मामलात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, साबिक वज़ीर ख़ारिजा भी रह चुकी है। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ तो हमें नज़र आता है कि खेलों के मैदान के अंदर भाई हम मुसाफा नहीं करेंगे हमारे खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, दूसरी तरफ ये तब्दीली अचानक है, कोई स्ट्रैटेजी है, डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर इसको कैसे देखा जा रहा है? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो। आपको और जी जी, और इस नए साल के साथ जी आपने ये तस्वीरें देखी जिसकी आप बात कर रहे हैं, और सारे मुल्क ने हैरत से भी इसको देखा, और मेरी सोच तो यही रही है कि आपका जो सवाल है कि ये एक कोई तब्दीली है या स्ट्रेटजी है, तो देखिए तब्दीली तो हम सब चाहते हैं, और मैं समझती हूँ दो चीजें इसमें मुझे नजर आई कि शायद उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने एक इंडिकेशन देने की कोशिश की कि हम बुनियादी अखलाकी जो इसमें रिवायात हैं, ना चाहे आप इसे डिप्लोमेसी कह लें या सियासत कह लें या जो भी कह लें, ये हाथ मिलाना और मुंह नहीं मोड़ना एक बहुत बुनियादी पूरे सब कॉन्टिनेंट में और सारी दुनिया में, जी सारी दुनिया में एक बुनियादी अखलाकी जेस्चर होता है, ठीक है। अब आपने मुसाफा किया, उसके आगे हम जो इसमें पढ़ रहे हैं सिचुएशन में कि ये सर्द महरी और ला ताल्लुकी और दुश्मनी का सफर जो है, दुश्मनी से सर्द महरी कब होगी और सर्द महरी से ला ताल्लुकी से दोस्ती कब बनी, ये बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो देखिए तो वाज़े दुश्मनी तो उनके एक्शन से नजर आ रही है, इन द सेंस के जो 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 हम नहीं इसको फरोग देते ना उसको सस्टेन करते हैं, लेकिन खासतौर से मतलब पानी के मसले में इसी ही वक्त चल रहा है उनका एक रद्द-ए-अमल इंडस वाटर ट्रीटी, जो बहुत ही सारी जंगों के दरमियान चलती रही। वो एक सस्टेनेबल मेजर थी, देरपा ट्रीटी थी ममालिक के दरमियान। अब उसको उन्होंने अलग करके पहलगाम के बाद, मई के बाद ये किया है कि आप देख रहे हैं उन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू किए, 6-7 नए प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं, जिससे खासतौर से कल परसों जो बात हुई रिवर सेनाब के फ्लोज इम्पैक्ट हो सकते हैं, और आपके यहाँ उसके फ्लोज बहुत अहमियत के मुतहम्मिल है आपके एग्रीकल्चर के और सीजन के, ठीक है। अब ये एक तरफ चल रहा है अमल, और उनके जो सियासी लीडरशिप है उनकी तरफ से बयानबाजी भी वक्तन फवक्तन चलती रहती है, वो आपने देखा। लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी अपनी एक राय भी रखते होंगे और अपना एक थोड़ी सी इनकी लचक उनके हाथों में होती है, मगर इससे ज्यादा नहीं होती कि वो मुसाफा करें और एक इखलाकी बुनियादी जेस्चर से बात करें। अब आपने देखा कि सबसे जो हमारा एक देरपा और बचा कुचा CBM जिसे कहते हैं, एतमाद साजी के अमल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में जो साइन होता है, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का एक्सचेंज होता है 1 जनवरी को हर साल, तो वो भी हो गया। लेकिन ये बहुत कम अब रह गए हमारे इस तरह के CBMs। अब आप देख रहे हैं कि बाकी सब कुछ बंद हो गया है। सफारत खानों में भी हाई कमिश्नर्स नहीं हैं जो बुनियाद बनते हैं आगे चलने की। तो मैंने इस बुनियाद पे कहा कि लोगों को इससे ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए कि ये कोई एक ब्रेक थ्रू है। अगर है तो देखिए पाकिस्तान ने हमेशा कोई भी अमन या डायलॉग की जो भी पेशरफ्त हुई है उसे खैर मकदम किया है, वाज़े तौर पर वेलकम किया है। और उन्होंने अगर हाथ बढ़ाना है तो कोई सब्सटैंशियल हाथ बढ़ाए ना, कोई बात करते कि हम आगे भी आपसे कोई डिस्कशन करते हैं। और पाकिस्तान हर मौजू पर डिस्कशन पर मैं समझती हूँ हमेशा धुतकारता नहीं है जी, धुतकारता नहीं है। वो फिर एक अनाउंसमेंट कर देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बड़ा रीजनेबल मुल्क हैं, हम एक ग्लोबल पावर हैं, हमने तो बात की है, लेकिन वो नहीं करते, वो कंडीशंस अटैच कर देते हैं ना, ऐसी कि आप बात ही ना कर सकें। बिल्कुल सही बात तो, है जी जी। शहरी साहिबा, अभी जो अगर हम इंडियन मीडिया को देखें तो वो भी इस वक्त मैं ना मानूं की रट वहां पर हमें नजर आ रही है। वो पाकिस्तानी मीडिया को डेस्परेट मीडिया कह रहा है कि ये हेडलाइंस जो है वो डेस्परेट पाकिस्तानी मीडिया फैब्रिकेटेड हेडलाइन जो है वो बनाकर पेश कर रहा है। एक तरफ हम देखते हैं इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए भी है, आप इसको बेहतर तौर पर बता सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेश में ये सारा इंसिडेंट हुआ है और बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात इस वक्त चल रहे हैं वो भी हमारे सामने है। तो वहां पर इस इंसिडेंट का होना कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए, ये बिल्कुल जनूबी एशिया में जो तनाज़ात हैं वो भी एक अपनी शक्ल बदल रहे हैं ना। आखिर बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात
भी एक सर्दमहरी का शिकार थे, ये सब हम जानते हैं। और फिर वहाँ चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद आपने देखा कितनी अब हमारा तब्दीली आ रही है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामला। तो इस हवाले से वहाँ भी बहुत बड़ी, हिंदुस्तान में भी खास से टेंशन्स हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान एक तारीख है और एक हम इनको दोनों को फिर से कोऑपरेशन में क्यों तब्दील होने दें, ये एक नजर आ रहा है। और इनकी मीडिया जो है, देखिए वो काफी लाइन लेते हैं अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री से। अगर वो वहाँ कोई सब्सटैंशियल तब्दीली नजर आती तो वो भी उस पर कमेंट करते, लेकिन उनका एक रवैया बहुत ही अफसोसनाक है जी, और बहुत मुझे फ्रैंकली बचकाना लगता है। पाकिस्तान से ये होता नहीं है, लेकिन वहाँ एक मजाका खेज इमेच्योरिटी सी नजर आती है जो अपने मुल्क के हालात को बिल्कुल नजरअंदाज करती है। वो देखते नहीं है न्यू दिल्ली की अशराफिया के बाहर आप जो देखें हालात, और जनरल अशराफिया के बाहर आप हालात हिंदुस्तान में कोई, भारत में कोई अच्छे तो नहीं है। जहाँ तक फार्मर्स के हालात हैं, खासतौर फार्मिंग, पानी, इन सारी क्लाइमेट से इवन माइनॉरिटीज भी, यस जी माइनॉरिटीज के हालात। मैं तो सिर्फ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ कि वो एक तरफ कहा जाता है कि बहुत ये अमीर मुल्क है, बेशक होगा, लेकिन वो उम्रा जो है वो एक छोटा परसेंटेज है, बहुत ही छोटा परसेंटेज है ना। और जो नीचे हालात हैं जिसके लिए आपको जो 21वीं सदी के मामलात हैं, खास तौर से माहौलियात के जो इश्यूज हैं, वाटर शेयरिंग, आपकी एयर क्वालिटी, आपकी आलूदगी जो पानी और हवा में होती है, आपकी सॉइल, आपके पानी के बेसन, और आपके जो बॉर्डर से इस तरफ आप देखें कि आपके माउंटेन रेंजेस जो हैं वो एक कॉमन, जिसे कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा होते हैं। ये आपके शहर जनूबी एशिया के बहुत ही मैं समझती हूँ जरूरी, बहुत ही प्रेशियस कॉमन्स हैं, और इनको आप अपनी बहुत ही एक सियासी और शॉर्ट टर्म दुश्मनियों का शिकार बना रहे हैं। यानी कि आप अपने पूरे मुल्क को भी, उसके आने वाली नस्लों को भी यरगमाल बना रहे हैं अपनी सियासी शॉर्ट टर्म अहदाफ के लिए। और वो अहदाफ क्या होते हैं कि वो उनको इलेक्शन जीतने होते हैं, कभी बिहार में या कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का तबल बजाते हैं, वो जंग हार के लिए तबल बजाते हैं। और शहरी साहब, अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, नज़र आ रहा है कि उनके अपने लोग इस नैरेटिव को अब बाय करना छोड़ चुके हैं कि भाई जब भी कोई इलेक्शन होने वाला होता है पाकिस्तान का इस्तेमाल करके जो है ना वो बात करते हैं। आखिर कमेंट ये कर दीजिएगा, आपने इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की और कुछ आपने जिक्र दुनिया का भी किया, इंटरनेशनली भी। यूएन की रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत पर तनकीद की गई कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को आपने हेल्ड इन अबेयंस रखा हुआ है। उनका नैरेटिव यहाँ पर बिल्कुल बैकफुट पर चला गया। इसने कितना प्रेशर डाला होगा ट्रंप की तरफ से या फिर खलीजी ममालिक की तरफ से, जो इस वक्त पाकिस्तान की, हम अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में कह सकूँ, आओ भगत इस वक्त जारी है या पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसने कितना ज़्यादा कंसर्न दिखाया होगा भारत के अंदर या वहाँ के सिफारती हलकों के अंदर? जी, सिफारती हलकों ने तो जरूर इसको देखा होगा और एक चुप का रोजा रख लिया था, ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ से कोई ऐसी कमेंट्री नहीं आई है जो पर वो अपना दिफा करते या कोई वाजे अपना मौक़िफ़ रखते कि नहीं हमारा मकसद ये था। और रियासत करती हैं जब उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है, तो कोई लंबी चौड़ी आपने भी सुनी नहीं होगी इस पर, कोई उनका मौक़िफ़ नहीं आया दुरुस्त करने का या कि हम आगे क्या करेंगे, आगे की कोई भी उन्होंने पेशेंस नहीं की। तो ये यूएन की 5 रिपोर्ट थी जिस पर हिंदुस्तान को बड़े हाथों लिया है। उनके जायजे ऐसे हल्के नहीं होते, तो उन्होंने उसको बिल्कुल जिसे इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि वो आलमी इदारों को और से यूनाइटेड नेशंस को हर सतह पे वो इग्नोर करने की कोशिश, वो सब अब जनरल असेंबली और इस तरह की कमेटियों में अपनी करते हैं जहाँ उनको जरूरत है, लेकिन वहाँ भी अब उनको सुबकी होने लगी है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि फ्रैंकली वो एक रोग स्टेट का
आदमी कवानीन के बाहर रहते हैं तो वो रोड स्टेटी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और वो इस तरह उनकी रियासत And we remember they used to take- तल्ख ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहती, क्योंकि अगर वो पहल करते हैं तो पाकिस्तान, मैं समझती हूँ, जरूर जवाब देगा। हम एक इरेशनल और हमने दिया भी है, रियासत नहीं है जी, बिल्कुल गैर मंतक की रियासत नहीं है, और हमने हमेशा अमन की पेशरफ्त का जवाब हमेशा अमन के ही हाथ से दिया है, और जंग के दौरान भी हमने पहल कभी नहीं की। तो क्योंकि जंग से किसी को फायदा नहीं होता है ना, तो मगर इस किस्म की सोच ये अब नहीं वाजे रखते हैं, और पीछे आप देखते हैं कि 19वीं सदी की जो जंगों की सोच है वो इनके यहाँ डोमिनेट कर रही है। ये बड़ी खतरनाक सोच है एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए जिसका हमसाया भी न्यूक्लियर आर्म्ड है और जिसने अपना लोहा मनवा लिया। इसके बारे में तो हम और क्या कहें। And we remember they used to take so much pride in their lobbying and diplomacy. वो एक जो एक आँख खुलनी थी ना, सच जो उनके सामने आना था वो आ चुका है। स्पेशली हमें याद है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और एक पूरा वक्त हमारा गया था दुनिया भर में, और क्या उन्होंने डिप्लोमेसी की। दैट वाज वेरी वेरी गुड एंड अप्रिशिएटिव। थैंक यू सो मच। शही रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपना इंपॉर्टेंट तज्जिया जो है इस मामले के ऊपर दे रही थी, और डेफिनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इस सारी सिचुएशन के अंदर इस तरह की शख्सियात से बात करने के बाद मजीद बढ़ जाती। आगे बढ़ जाते हैं। एक और अहम मामला है इस्लामी दुनिया, खलीजी ममालिक और बैन साहिब हम आहंगी के तनाजुर में पाकिस्तान ने एक अहम सिफारती कदम उठाया है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी को इस्लामी खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है, और इसका बाज़ाब्ता तौर पर अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हाफिज ताहिर अशरफी साहब इससे कबल भी बतौर नुमाइंदा खुसूसी अहम जिम्मेदारियाँ अदा करते रहे। वो राब्ता आलम इस्लामी की सुप्रीम काउंसिल के रुकन हैं, मुतअद्दिद आलमी और इस्लामी तंजीमों से वाबस्ता भी हैं, और अरब इस्लामी दुनिया की अहम शख्सियात से करीबी ताल्लुकात भी रखते हैं। तो डेफिनेटली उनका इनपुट और उनकी तरफ से जो भी इकदाम किए जाएंगे वो बहुत ही लेजिटिमेट भी होंगे, और हमें नज़र आएगा कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हैं। हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब खुद ही मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको इस कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां मिलने पर। ये बताइए, आप कंसर्न ज़्यादा हैं इन जिम्मेदारियों के बाद, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, या फिर आप ईजी हैं, रिलैक्स हैं, कंफर्टेबल हैं कि यू कैन डू इट जैसे आप माजी में भी करते आए हैं माशाल्लाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जो तकरीबन 50 लाख से ऊपर बन जाती है अरब इस्लामी ममालिक में, खलीजी ममालिक में मौजूद है, और उनके मसाइल और मसाइब भी हैं। उसके साथ साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल में और मई के मार्का हक की कामयाबी के बाद, तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हम पाकिस्तान को जो इज़्ज़त व वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मार्का हक की कामयाबी के बाद, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद दिया हुआ है, उससे पाकिस्तान का बड़ा इज़्ज़त व वक़ार बड़ा है दुनिया में। तो हम इससे फ़ायदा उठाएं। अपने लोगों के भी जो मसाइल और मसाइब हैं, और मैं आज आपके ज़रिए तमाम पाकिस्तानियों को जो इस्लामी दुनिया में हैं, अरब ममालिक में हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि हम 24 आवर उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, उनके मसाइल के लिए हाजिर हैं। वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, वो वहाँ भरपूर अंदाज से अपने काम की तरफ तवज्जो दें। हमें 3-4 काम करने हैं। जो एक तो जो हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जो मज़ीद हम खिदमत कर सकें। हमारे पाकिस्तानी जो जेलों में हैं उनमें जो मंशियात के केसों में नहीं हैं, दहशतगर्दी के केसों में नहीं हैं, या शख्सी मुकदमात में नहीं हैं, उनके हवाले से काम करना है कि वो अपने घरों में वापस आएँ। हमें पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से अपने लोगों को भी और अपने दोस्त ममालिक के जो तुज्जार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ राग़िब करना है लाने के लिए। और इसी तरह जो है पाकिस्तान का जो वक़ार और इज़्ज़त और अज़मत इस वक्त अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने बढ़ाई है, उसको मज़ीद बढ़ाना है। इसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब हमांगी पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के मानने वालों का मुल्क है। यहाँ आप देखें मसीही भी रहते हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दीगर गैर मुस्लिम भी हैं।
तो उनके जो हकूक हैं वो आयन ने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के हकूक का तयन कर रखा है। लिहाजा बैन अल मज़ाहिब हमांगी, आपस में मुकालमा निचली सतह तक जो है आम आदमी तक उसका, हम तभी पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत बना सकते हैं कि जब हम एक दूसरे का ख्याल करें और कोई किसी की हक तलफी ना करे और मुतशद्दिदाना रवैये खत्म हो। अल्लामा साहब, आपकी जिम्मेदारियां मुल्क के अंदर भी होंगी और फिर जब खलीजी ममालिक की, अरब ममालिक की बात आएगी तो उनके साथ भी, उनकी गवर्नमेंट्स के साथ भी आप हैंड टू हैंड या साइमल्टेनियसली काम करेंगे, राइट? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। पहले भी चूंकि मैंने बतौर नुमाइंदा खसूसी बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त भी की। आज अल्लाह का शुक्र है, आप देखें इराक से जो हमारे ताल्लुकात की बहाली हुई, उस वक्त जो मैं ज्यादा तफसील नहीं जाना चाहता, लेकिन अरब दुनिया में हमारे ताल्लुकात में जो खराबियां पैदा हुई थी उसको भी दुरुस्त किया। और अब तो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस अंदाज से अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ और आलमी दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, और आपने देखा है कि अमरीकी सदर जो हैं वो हों सऊदी अरब के की तरफ से अभी हमारे सिपा सलार को जो है सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। और अभी इस मौजूदा क्राइसिस के जो यमन के हवाले से पैदा हुआ, उसमें आप 2 दिन में देखें, कोई और शख्सियत नहीं है दुनिया में। हमारे वजीर आजम ने एक दिन UAE के प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद बिन जैद, उनसे मुलाकात की, और दूसरे दिन पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालकी साहब और सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से जो है बातचीत की। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चूंकि हमारे तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन के करीब पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं, इसी तरह 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी अमारात में हैं। अमारात हमारा भाई है और सऊदी अरब हमारा ईमान और अकीदत का मरकज है। उसके साथ हमारा दिफाई मुआहिदा जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है वो है। तो पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक के साथ अपने इस्लामी अरब दुनिया में अल्लाह ने जो मकाम दिया है उसको मजीद बढ़ाना भी है। और इस हवाले से जो मौजूदा असर हाजिर के तकाजे हैं मईशत के मैदान में, लेकिन दिफाई मैदान में हम बहुत मजबूत हैं, अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी है। अब मुआशी मैदान में भी हमें कामयाबियां हासिल करनी है, और उसके लिए जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बिलखुसूस अरब इस्लामी दुनिया में, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनका बहुत बड़ा किरदार है। वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, उनको परेशानियां होती हैं, तो इंशाअल्लाह पीर के दिन से हम जो हमारे मुतल्लिका सफारत खाने हैं जनाब इसहाक डार साहब से मैं इंशाअल्लाह मिलूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा लाए अमल मुरतब किया जाए जिससे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बिलखुसूस खलीजी इस्लामी ममालिक में है उनके मसाइब और मसाइल के हल में हम जो किरदार अदा कर सकें भरपूर अंदाज में करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंटर रिलीजन हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी के लिए बड़ों का आगे बढ़कर कदम उठाना और इनिशिएटिव लेना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें अपनी स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की सतह पर ये होता हुआ नज़र भी आता है, और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि इनको अपॉइंट किया गया है कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। ब्रेक से जब हम आएंगे वापस तो हमारे पास आज बहुत सारे मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। नए साल के मौके पर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी की थी आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन ताहाल वो रिलीफ जो है आवाम तक मुंतकिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किरायों की मद में कल हमने अच्छी खबर सुनाई थी कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कम हो गई हैं, लेकिन अब क्या करें, वो आगे आवाम तक पहुंच रही है वो रिलीफ या नहीं पहुंच रहा, वो भी बताना जरूरी है। तो पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 28 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद जो नई कीमत है वो 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई है। लेकिन क्या ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी की है? लोगों को रिलीफ कितना मिल सका, इसी पर बात कर लेते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे तलहा सईद। तलहा, बताइए इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं या लोगों तक कोई रिलीफ मुंतकिल भी कर रहे हैं? किरायों में कुछ कमी आई है?
जी बिल्कुल, जैसे हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर कमी की गई है, तो उसके बाद ये जो रिलीफ का इफेक्ट है ये अब आज से आवाम को कुछ ना कुछ पहुंचना भी शुरू हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली जो बसेज हैं उनके किरायों में 60 रुपये से 200 रुपये तक जो है वो कमी की गई है। हर रूट जो है वो मुख्तलिफ किराया जो है वो कम किया गया है। जैसा कि लाहौर से इस्लामाबाद का किराया पहले जो है वो लोकल ट्रांसपोर्टर्स 1910 रुपये वसूल कर रहे थे, लेकिन अब इसको कम करके 1850 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से मरी का किराया जो है वो 2370 रुपये वसूल किया जा रहा था, जो कि अब कम होकर जो है वो 2290 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से लाहौर से पेशावर का जो किराया है वो 2610 रुपये से कम होकर 2530 रुपये पे आ चुका है। लाहौर से मानसहरा का किराया जो है वो पहले 2500 वसूल किया जाता था, अब जो है इसमें भी 80 रुपये की कमी देखने में आई है और 2420 रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। जबकि एबटाबाद का किराया जो कि पहले 2310 रुपये था, अब वो कम होकर 2240 रुपये पे आ गया है। इसी तरह से लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1010 रुपये वसूल किया जा रहा था, इसके अंदर 30 रुपये तकरीबन कमी जो है वो देखने में आई है। 980 रुपये जो है वो नया किराया फैसलाबाद का लिया जा रहा है। इसी तरह से सादकाबाद का किराया जो है वो 2510 रुपये से कम करके 2430 रुपये कर दिया गया है। जबकि लाहौर से कराची का किराया जो कि पहले 5800 रुपये वसूल किया जाता था, उसके अंदर भी काफ़ी कमी देखने में आई और अब 5620 रुपये जो नया किराया है वो तय किया गया है। इसी तरह से अगर बात की जाए लाहौर से सक्खर की, तो लाहौर से सक्खर जो है वो पहले 3510 रुपये वसूल किए जाते थे, जो कि अब 3400 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको किराए बताए हैं ये लोकल ट्रांसपोर्टर्स के किराए हैं, जिसके अंदर जो है वो कमी देखने में आई है। इसी तरह से जो कुछ बेहतर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जानिब से भी जो रेट लिस्ट है उसको दोबारा रिवाइज किया गया और उसमें भी तकरीबन 70 रुपये से लेकर 150 रुपये तक जो है वो कमी देखने में आई है। अगर बात की जाए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की, तो जैसे कि डीजल की, तला ये बताइएगा ये जो कमी की गई है ये उतनी ही कमी है जितनी महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से की गई थी, और ये इंटरसिटी किरायों में कमी है क्या? अगर हम इंटरनल सिटी की बात करें उसमें भी कुछ कमी देखने में आ रही है किरायों में या नहीं? अच्छा देखें, जो इंटरसिटी है जो ट्रांसपोर्ट चलती है इसके ऊपर मॉनिटरिंग जो है वो ज़्यादा है। इसमें अड्डों के ऊपर महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम्स जो हैं वो भी तैनात होती हैं, तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से जो महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से हिदायत जारी की गई थी उसके मुताबिक तो किराए कम कर दी गए हैं। ताहम अगर शहर के अंदर की बात की जाए, मतलब मुख्तलिफ टैक्सी ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर हजरात या फिर जैसे अब बाइक सर्विसेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो इनके किरायों की अगर बात की जाए तो इन किरायों के अंदर जो है वो इतनी खातिर ख्वाह कमी जो है वो देखने में नहीं आ रही है, क्योंकि शहर के अंदर जो चलने वाली जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का उस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है जैसा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाता है। क्योंकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो अड्डों से जो है वो चलनी होती है, अड्डों के ऊपर बनिस्बतन आसान है कि ट्रांसपोर्ट का महकमा जो है वो अपनी टीम जो है वो उनको तैनात कर दे। ताहम जो शहर के अंदर मुख्तलिफ चौक चौराहों से सवारियाँ उठाने वाले रिक्शे हैं या फिर टैक्सी ड्राइवर हजरात हैं, उन पे उस तरह से जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं होता, और यही वजह है कि जो शहर के अंदर की जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर अभी कोई किरायों के अंदर कमी देखने में नहीं आई है। ताहम जैसे मैंने पहले आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से आगाह किया, इसी तरह से अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर भी अगर शहर में किसी ने अपना कुछ सामान जो है वो एक छोटे मजदा के ऊपर, जिसको आम जुबान में 16 फुटी मजदा कहा जाता है, अगर वो कहीं भिजवाना होता था शहर के अंदर तो उसका किराया जो है वो 8000 से 8500 रुपये तक वसूल किया जाता था। ताहम अब जो है वो डीजल की कीमतों के अंदर भी ये पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो कमी हुई तो डीजल की कीमत भी काफ़ी कम हुई है। 8 रुपये तकरीबन जो है वो डीजल की कीमत जो है उसमें कमी की गई है। तो इसके बाद जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी शहर के अंदर भी और शहर से बाहर भी जो सामान लेके जाते हैं, जो सामान की तरसील करते हैं, उन किरायों के अंदर जो है वो वाज़े तौर के ऊपर कमी देखने में आ रही है। तला हम इतना कह सकते हैं कि दिल बहलाने के लिए ये जो ख्याल है और ये जो काम अब किया जा रहा है ना, ये ठीक है। हालांकि कम थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए था किराया, लेकिन डेफिनेटली कम होता नहीं है और अब कुछ हुआ है कम, तो हमें इसी पर शुक्र भी अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तलहा सईद हमारे साथ मौजूद थे और हमें किराए कमी के बारे में बता रहे थे। भाई इंटरनली तो कोई किरायों में कमी नहीं। अच्छा, लेकिन इजाफा फौरन हो जाता है जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं, तो आप देखें कि रेट्स जो है वो चाहे वो ऑनलाइन टैक्सी हो उसकी सर्विस में इतना ढेर सारा इजाफा हो जाता है। और वैसे भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब ये आपके दिल से निकली है वैसे दिल से ही निकली है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम बीइंग शहरी हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं और मौसम में भी हम मरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बालाई इलाके जिसमें मरी भी शामिल है, हर तरफ हमें बर्फबारी नजर आ रही है। जी बताएं, मरी की इतनी बात क्यों करती हैं आप? क्योंकि मरी हमारे वैसे भी नजदीक है और दिल के भी करीब है। दिल के करीब है दिल के भी करीब है। फिर ठीक है, फिर कर सकते हैं। मौसम एंजॉय करने के लिए बर्फ देखनी है तो सबसे पहले भाग के हमें मरी ही नजर आता है। अच्छा, मैं सिर्फ मरी की बात नहीं करूंगी, मैं नारान का सारी बात करें, स्वात, कोहिस्तान, मानसहरा की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बर्फबारी हुई है। गलियात, वादी नीलम, बाग, पूंछ और हवेली की बात करें तो वहाँ पर बर्फ के गाले जो है ना वो हमें गिरे हुए नजर आए हैं। मालम जबा जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पर 14 इंच तक बर्फबारी हुई है। कालाम और मरी में 4-4 इंच बर्फबारी हुई है और लोवारी टनल की बात की जाए तो वहाँ पर 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। अब आपको मरी जाना पड़ेगा
क्यों जाना मौसम पड़ेगा? की सूरत हाल जानने चले के लिए बताएं हमारे जी। रिपोर्टर है मोहम्मद अहमद, उनसे जान लेते हैं। अहमद बताइए इस वक्त कैसा मौसम है? बहुत शुक्रिया आयशा और रनुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी के मारूफ तफरी मरकज़ कश्मीर पॉइंट पर अगर मौसम की अपडेट करूँ तो अल्लाह अल्लाह करके मरी में भी जो है बर्फ़बारी हो चुकी है। 2026 की जो न्यू ईयर नाइट थी उस रात को जो है बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ और गुज़िश्ता दिन जो है वो बादलों का बसेरा रहा, लेकिन जो साइडों पर बर्फ़बारी है वहाँ पर देखने के लिए सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो साइडों पर जाती रही, एक दूसरे को गोले बनाकर मारती रही और उसके साथ साथ जो है सेल्फियाँ बनाती रही, तस्वीर बनाती रही और इन खूबसूरत और यादगार लम्हात को जो है अपने कैमरों की आंख में भी महफूज करती रही। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त अगर रोड्स की बात करूँ तो रोड्स जो है वो मरी आने वालों के लिए तमाम सयाहों के लिए खुले हैं। NHA की जो तमाम मशीनरी है वो इस वक्त वर्क कर रही है ऑन रोड। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सर्दी की शिद्दत में जो है वो इंतहाई इजाफा हो गया है, क्योंकि बर्फबारी के बाद जो है सयाह जो मलका कोसार मरी का रुख कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये है कि गर्म मलबूसात भी पहने और उसके साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीलियाँ थी उसके बायस तवील अरसे से जो है मरी में बर्फबारी नहीं हुई थी और ये पहली बर्फबारी हुई है जिसको देख के सयाहों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे और सयाह जोक दर जोक जो है अभी भी मलका कोसार मरी का रुख कर रहे हैं और इस खूबसूरत मौसम से इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की बात करूँ तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा कुछ दिनों तक जो है मतलब अबर और रूद रहने की नवीद तो सुनाई गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो मौसम है वो सर्द रहेगा, लेकिन बर्फबारी की जो है अगले हफ्ते में किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है जी। लेकिन अभी बर्फबारी नजर आ रही है तो मैं सोच रही हूँ वीकेंड भी है, चले ही जाएं। पड़ी हुई बर्फ ही देखा है जाके। पड़ी हुई बर्फ ही देखा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। जनाब, ऐसे लोग जिनके जो हाथों के निशान है, उंगलियों के निशान है, वो मिट जाते हैं एक सर्टन एज के बाद, या कोई बीमारी हो जाती है या मुशक्कत करने वाले लोग होते हैं, उनके अक्सर हम देखते हैं कि सर्टन एज के बाद जाके उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो मिटना शुरू हो जाते हैं या वो मैच नहीं कर रहे होते आपके डेटा के साथ। तो उस मसले का हल अब निकल आया है। ये वो तबका है जो बरसों से बायोमेट्रिक तस्दीक के मरहले से मुश्किलात का शिकार होता आया है। फिंगरप्रिंट्स मिट जाना, अंगूठे का निशान मैच ना होना और फिर बार बार नादरा के दफ्तर के चक्कर लगाना, तो ये अजियतें, ये मुश्किलात वो लोग झेलते हुए आए। ये एक आम सा मसला बन चुका था, लेकिन अब नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा ने इस देरीना मुश्किल का अमली और जदीद हल पेश कर दिया। क्या हल है? वो हल मैं बता देती हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की खुसूसी हिदायत थी कि जनाब नादरा ने चेहरे की शनाख्त यानी कि फेशियल रिकग्निशन पर मबनी एक बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम मुतारिफ करवाना है, जो कि नादरा ने करवा दिया है। और जब भी इस तरह की खबरें हमारे इदारों के बारे में आती हैं तो मुझे इसलिए खुशी होती है कि इंटरनेशनली जब आप जाकर देखते हैं तो इतनी इफेक्टिवनेस आपको नज़र आती है इस तरह के सिस्टम्स के अंदर, और जब पाकिस्तान के अंदर अपने इदारों के अंदर वो इफेक्टिवनेस हो तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा खुशी भी होती है। अब ये किस तरह से फेशियल रिकग्निशन का सिस्टम काम करेगा, फिंगरप्रिंट्स मैच क्यों नहीं होते हैं और ये किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है और इसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है, ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शबाहत अली, जो कि स्पोक्स पर्सन है नादरा से। हमें उन्होंने ज्वाइन किया, स्टूडियो को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाहत जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं आप आपको भी नादरा नया से। साल मुबारक हो जी। हम अच्छी खबरें ही लाते अच्छी हैं। जरा बताइए इस रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के बारे में थोड़ा। तो ऐसे बहुत से अफराद हैं जिनके उंगलियों के निशानात या तो चेंज हो जाते हैं या जिस इदारे में वो जाकर अपनी उंगलियों के निशानात दे रहे हैं वहाँ का जो डिवाइस है वो उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता। ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। ये नहीं कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपने कभी मोबाइल वॉलेट से पैसे भिजवाने हों और आप जाकर वहाँ पर अपना दें तो उनके पास एक डिवाइस होता है जिसमें आपको सिर्फ एक थंब लिया जाता है, जबकि नादरा सेंटर में आपको एक बड़ी सी डिवाइस नजर आती है, उस पर 10 की 10 उंगलियों के निशानात होते हैं। तो डिवाइस की कैपेसिटी का भी फ़र्क हो सकता है बाज़ वक़्त। अब उससे हो ये जाता है कि आपने कोई अपनी प्लॉट बेचना है, आपने कोई गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, आपने अपने बैंक से कोई बड़ी अमाउंट निकालनी है या डालनी है, वो सारा प्रोसेस फंस जाता है। अच्छा, अगर तो वो उंगलियों के निशानात घिस चुके हैं या बदल चुके हैं, आप नादरा लास्ट टाइम उंगलियों के निशानात देने 8-10 साल पहले गए थे, फिर तो मामला आसान है। लेकिन अगर उसकी डिवाइस में फ़र्क है या वो डिवाइस ठीक से उसको कैप्चर नहीं कर पा रही, तो जो सारिफ है वो बीच में फंस जाता था कि बैंक कह रहा है या वो इदारा जिसमें भी आप गए हैं वो कह रहा है कि जी मेरे पास तो नहीं, नादरा से नहीं मैच हो रहा। और जब नादरा जा रहे हैं तो वो कह रहे जी हमारे पास तो ठीक है। सो इसका अब हमने सोल्यूशन ये निकाला है वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम आ चुका है। अब सिस्टम तो हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन अभी एक सर्टिफिकेट की सूरत में हम देंगे जिसमें आपकी पुरानी तस्वीर जब आपने नादरा में कार्ड बनवाया था, आज की तस्वीर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नाम, ये सब मौजूद होगा। और वो सर्टिफिकेट हमारे मुल्क भर में जितने भी सेंटर्स हैं, कहीं से भी
20 रुपए की फीस में हासिल किया जा सकेगा। हम 20 जनवरी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये वन टाइम कंज्यूम होगा और दैट सर्टिफिकेट जी वो एक ही दफा आप उसी यानी कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो आपको एवरी टाइम जाना पड़ेगा और नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके चेहरे में कोई तब्दीली हो गई है तो वो अगर आपने मसलन आपको बैंक में या आपको सिम निकलवाने के लिए या किसी प्लॉट खरीदने बेचने के लिए किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तो एक सर्टिफिकेट काफ़ी है। अगर आपको 2-3 दफ़ा रिक्वायर्ड है तो आप, क्योंकि मैंने जैसे कर्ज किया, अगर तो आपके निशानात बदल चुके हैं तो नादरा में जाकर आप अपनी उंगलियों के निशानात दोबारा से रिफ्रेश भी करवा सकते हैं और उसकी तो कोई फीस भी नहीं। अच्छा, ये वन टाइम क्यों रखा गया है? यानी इसको जिस तरह फिंगरप्रिंट्स हैं वो वन टाइम के लिए नहीं होते, तो फेस ये सर्टिफिकेट जो है किसी एक जगह इस्तेमाल होने के लिए है, किसी एक जगह इस्तेमाल होने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जब भी इस तरह की कोई इंटीग्रेशन की जाती है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर हमें नई डेवलपमेंट नजर आती है अपने इदारों के अंदर, क्या इसके पीछे बाकायदा कोई प्लानिंग होती है या फिर ऊपर से कोई ऑर्डर आया है एंड देन उसके ऊपर फौरन से काम शुरू होता है और फिर वो कर दिया जाता है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि प्लानिंग तो ऑब्वियसली हम हर साल अपना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव प्लान बनाते हैं, हुकूमत के साथ शेयर करते हैं, हुकूमत अपना विजन बताती है और उसकी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए जो जो हमसे रिलेटेड है हमें वो भी करना होता है। लेकिन नादरा में एक दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कस्टमर सर्विसेज। सो हर साल हम तकरीबन 30 से 32 लाख अफराद हमें अपना फीडबैक देते हैं, कॉल सेंटर पे कॉल करके, हमारी वेबसाइट पर जाके, सोशल मीडिया के जरिए हर चीज़ रिकॉर्ड। चूँकि हम हैं डाटाबेस हमारा काम है, रजिस्ट्रेशन और डाटाबेस हमारे दो बुनियादी काम। उसको एनालाइज करके हम ये देखते हैं कि कस्टमर्स को ज़्यादा शिकायत किस तरफ से आ रही हैं और उसके अजाले के लिए फिर जाहिर है महकमाना तौर पर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस के तहत ये चीज़ें इवॉल्व करती हैं। अच्छा, मैंने आपसे ब्रेक में भी पूछा था, जो सवाल मैं ऑन एयर भी पूछना चाहूँगी, फेस रिकग्निशन में जो जुड़वा लोग होते हैं उनकी नॉर्मली हम उनको आइडेंटिफाई नेकेड इस तरह तो देख के नहीं कर पा रहे होते, तो नादरा का सिस्टम किस तरह से उसको तो आइडेंटिफाई? हमारा सिस्टम इसको कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकग्नाइज करता है। ठीक है। उसका अपना एक एल्गोरिदम है, उसका अपना एक तरीकाकार है। सो नॉर्मली हमें इस तरह के इशू नहीं, जैसे बायोमेट्रिक्स दो कभी मैच होते हुए नहीं आते, तो ज़्यादातर इस तरह मतलब बहुत ही कोई एक आप कहें करोड़ों में एक केस होगा जहां फेस में ज़्यादा मुशाबहत आ जाए, लेकिन उसको भी हम फिर अपने सिस्टम को मज़ीद अपग्रेड करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह के इशूज़ ना आए। तो नॉर्मली ये कोई बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऐसे प्रॉब्लम्स हमें देखने में नहीं आया आज तक। राइट। अच्छा, हम जब इफेक्टिवनेस की बात करें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सीसीटीवी से अगर रिकग्नाइज करना तो वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, बट आई हर्ड कि नादरा के पास जो सिस्टम्स मौजूद हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि वो उन क्वालिटी के बावजूद रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो मैं आई जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि वाकई में हमारा सिस्टम जो है वो क्या इतना इफेक्टिव है? नादरा का सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और हमारी बड़ी मजबूत कोलैबोरेशन रहती है गवर्नमेंट के दूसरे इदारों के साथ भी जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। सो आपका ये ज़ाहिर है पूरी नेशन का एक डाटाबेस है सेंट्रलाइज, और इस तरह की डाटाबेस अगर आप देखें तो वफाकी सतह पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक में आपको नहीं नज़र आती। इट्स अ वेरी कैपेबल सिस्टम। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से भी बताता चलूँ कि हम अफ्रीका के भी 3 अलग अलग ममालिक की जो नेशनल रजिस्ट्रेशन है और जो सिविल रजिस्ट्रेशन है उसमें भी अपनी खदमात दे रहे हैं। तो कलेक्टिवली हम की तीसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्ट्राटा को सर्व कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हम और ममालिक हैं जिनके अंदर ये खदमात अपनी दे रहे हैं। सो इट्स अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम, आई कैन अश्योर यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शबाहत हमारे साथ मौजूद है। अगेन मैं क्लोज भी सेगमेंट को यही कह के करना चाहूँगी कि बहुत खुशी होती है जब हमारे इदारे जो है ना वो इतना अच्छा काम भी कर रहे होते हैं और हमें नज़र आ रहा होता है कि ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, पॉलिसी के मामले में हो, या फिर दूसरे ममालिक के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन के मामले में या उन्हें खिदमात फराहम करने के मामले में। वंस अगेन शबाहत, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का मौसम लग रहा है खुशगवार क्योंकि दर्जा हरारत रहेगा 28 डिग्री बरकरार। और आज के पाकिस्तान का आज़ाद डिजिटल नेटवर्क है ऑनिक। आज मॉल रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है और आज के पाकिस्तान का आज़ाद डिजिटल नेटवर्क है ऑनिक। आज है 2 जनवरी और आज के पाकिस्तान का आज़ाद डिजिटल नेटवर्क है ऑनिक। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु कीप अप विद टेक्नोलॉजी, और इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम और जदीद तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को अब
बैरून मुल्क खुसूसन यूरोप और चाइना भेजा जाएगा। इस इकदाम का मकसद ये है कि नौजवानों को आलमी मयार की महारतें फराहम की जाएँ ताकि वो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी से हम आहंग भी हो सके और मुल्क की तरक्की के अंदर एक मौसर किरदार भी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक तलबा का इंतखाब मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रोग्राम है इसमें पाकिस्तान में IT और जदीद उलूम के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम इसको समझा जा रहा है जो कि नौजवानों को बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिजिटल एक्सपर्ट सदफ खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सदफ, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सबसे पहले तो ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने जा रही है, सबसे पहले तो ये बता दें उन लोगों के लिए जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से ऐसे AI कोर्सेज हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए हमें बेसिक से ही स्टार्ट करना होगा और जो बेसिक है AI का वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। यानी आप अपने जो IT सिस्टम्स हैं, जो अपने टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उनको ये सिखाना कि अपने से बाहर अवेलेबल डेटा से या जो डेटा सेट्स हैं उनके ज़रिए सीखा कैसे जाता है, पैटर्न्स कैसे प्रेडिक्ट किए जाते हैं। तो आई थिंक बेसिक विड बी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इटसेल्फ। दूसरा जो जनरेटिव AI है, यानी वो AI सिस्टम्स जो आपको जवाब देते हैं, इमेजेस बनाते हैं, किसी भी किस्म की तख्लीकी काम के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द फ्यूचर। ChatGPT के अंदर भी जनरेटिव सिस्टम्स मौजूद हैं। बाकी भी जो आप देखते होंगे, इमेजेस क्रिएट करना, रिस्पॉन्सेस क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें जनरेटिव AI के ज़ुमरे में आती हैं। और जनरेटिव AI ही वो चीज़ है जो एक साइंटिस्ट की बनाई हुई चीज़ को आम आवाम से कनेक्ट करता है और उसकी डिमांड और उसके जो एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ती रहेगी। तीसरी जो चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोकल लैंग्वेजेस की इंटीग्रेशन है। अभी भी AI की जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें डोमिनेशन इधर इंग्लिश या वेस्टर्न लैंग्वेजेस की है। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आम होती जाएगी और जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी का फैलाव उन लोगों तक और उन तक पहुंचना शुरू होगा जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको वेस्टर्न लैंग्वेजेस का अंदाज़ा नहीं है, उनके लिए लोकल लैंग्वेजेस के अंदर सिस्टम डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंटीग्रेशन उसके अंदर होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हार्डवेयर, जो आपकी डेटा इंजीनियरिंग इटसेल्फ है, सिस्टम्स को बनाना, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा अहम होगी वो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी। ऑटोमेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी, जो सिस्टम्स इंटीग्रेट होंगे उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वो बहुत ज़्यादा एक मेजर नीश काम होगा। और उसी से रिलेटेड जो आपकी गवर्नेंस है, AI की गवर्नेंस को अच्छी तरह किस तरह क़वानीन कैसे बनाए जाएंगे, पॉलिसीज़ किस तरह से बनाई जाएंगी, AI के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, हुकूमतें और रियासतें किस तरह से उन इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें रिसर्च और थियोरेटिकल जो ग्राउंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जब तक ये सारी चीज़ें मिला के आप एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ ये सारी एक्सपर्टीज़ मौजूद हो, लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिबल, एथिक्स, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, जब तक आपका जो AI इकोसिस्टम है पाकिस्तान के अंदर वो एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये बड़ी तो मेरा अच्छी ख्याल है बात आप तमाम कर रही हैं चीज़ों के सदफ, क्योंकि कोई भी इस तरह से गवर्नमेंट लेवल पर जब फैसला किया जाता है तो हम ये समझते हैं कि उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए उसके पीछे, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, वक्त लग रहा होता है। तो जिस फील्ड के बारे में या जिस फील्ड के लोगों के बारे में या जो एस्पिरेंट्स हैं उस फील्ड के, जिनके बारे में ये फैसला किया जा रहा होता है, उसमें उनके स्टेक होल्डर्स की से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो फैसला किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या इसके अंदर स्टेक होल्डर्स की से उस तरह से आपको नज़र आ रही है कि हाँ ये जो फैसला किया गया है इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी यूथ जो अब पढ़ने के लिए आगे जाएंगी? देखिए, इस बात पे हम सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। फ़ैसला किस स्टेज में है ये भी सामने नहीं आया है। अगर फैसला इस स्टेज में है कि हाँ लोगों को हमने भेजना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और उनको वापस अपने मुल्क लाना है, तो दैट इज़ समथिंग एल्स, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज है। लेकिन अगर फैसला ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड तरीके से मौजूद है, जो भी पॉलिसी है, जो असेसमेंट के इंडिकेटर्स हैं, जो मेरिट जांचने के तरीक़ेकार हैं, वो सारी चीज़ें अगर तय कर ली गई हैं तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स थे और IT के एक्सपर्ट्स थे उसकी उसमें शमूलियत और उसमें रही ये होगी। इंश्योर कैसे किया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाएं वो वापस भी आ जाएं, क्योंकि मोस्टली हम सब जानते हैं कि जो भी पढ़ने के लिए बाहर जाता है
बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 99% ऐसे होते हैं जो वहीं पर सेटल होने की ख्वाहिश भी रखते हैं और चाहते हैं कि वहीं पर भी रहें। तो इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया जाएगा, इसका भी अभी तक कोई मैकेनिज्म जो है वो सामने नहीं आया है। बिल्कुल, इट्स इन वेरी इनिशियल स्टेजेस, लेकिन जो हुकूमत, एक हमारा प्रेसिडेंट रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पीएचडीज के लिए जो भेजा जाता था बाहर, तो उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जो भी फ़ीस या जो भी अखराजात हुकूमत उनके ऊपर करती थी, दैट वर कंसिडर्ड अ लोन टिल द टाइम दे केम बैक। तो कोई ना कोई फाइनेंशियल उसके अंदर तरीक़ेकार क्रिएट किया जाता है कि आपने वापस आके इतने अरसे कम से कम अपने मुल्क में काम करना है बिफोर यू कैन अप्लाई अगैन, या आप इमिग्रेशन का अगर सोच रहे हैं तो उसको करने से पहले। तो आई एम श्योर कि इस बार भी हुकूमत कुछ ना कुछ इस तरह से सोचेगी कि इंसेंटिव के साथ साथ एक एक ऐसा मैकेनिज्म भी हो कि लोग वापस आके जिस जिम्मेदारी भी डाली जिस जाए। वजह से या जिस मोटिवेशन के साथ उन्हें भेजा जा रहा है, जो सिर्फ उनकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है बल्कि मुल्क की भी उसके अंदर एक इकोसिस्टम की इम्प्रूवमेंट शामिल है, तो वो उसको सर्व कर सकें। आई होप कि ये चीज़ वो अपने जहन में रख रहे हैं और कोई ना कोई तरीक़ेकार क्रिएट करेंगे। अच्छा सदफ, ज़्यादा फोकस तलबा को किस चीज़ पे करना चाहिए? एक तरफ हम देखते हैं डेटा साइंस भी है, फिर एआई है। पहले तो इसका ज़रा फ़र्क हमें आसान अल्फाज में समझा दें कि डेटा साइंस और एआई में बेसिकली फ़र्क है क्या? देखिए, डेटा साइंस बहुत सिंपली अगर मैं कहूँ तो जो भी डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा। जो चीज़ हम बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर के साथ या इंटरनेट के साथ शेयर कर रहे हैं, या नादरा का डेटा हो सकता है, बड़े बड़े डेटा सिस्टम्स व्हाटएवर, उस डेटा को समझने और उसके अंदर से पैटर्न्स निकालने की साइंस है कि आप किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पैटर्न्स निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एआई जो है वो इस चीज़ का नाम है कि उस डेटा को या उस डेटा साइंस को आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि मशीनों को आप ये सिखाएं कि वो खुद इन चीज़ों से किस तरह सीख सकती हैं और किस तरह इस डेटा को लेकर डिसीजंस ले सकती हैं। यानी एक तरफ वो एक बेस लेयर है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को खुद समझना कि इस डेटा से मतलब कैसे और किस तरह निकाला जा सकता है। और सेकेंड स्टेज पे जब एआई की बारी आती है, उसके अंदर आप मशीनों को और सिस्टम्स को ये सिखाते हैं कि वो चीज़ जो आप एज ए ह्यूमन बीइंग या एज एन इंजीनियर कर रहे थे, वो किस तरह से वो एआई सिस्टम वो कर सकता है और फिर उसकी बुनियाद पर वो फैसले ले सकता है। क्योंकि सिर्फ डेटा को समझना हमारे आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एक मशीन अगर वो उसको समझ रही है तो वो उसको इस्तेमाल में किस तरह से लाएगी, या जो उसके साथ यूज़र जुड़ा हुआ है उसके लिए वो उसको कारगर और फ़ायदेमंद किस तरह से बनाएगी। डेटा साइंस एआई की बिल्कुल फाउंडेशन है। सो इन दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते। ज़ाहिर है डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में डिफरेंट तरह से लोग इसको वो जानेंगे, लेकिन एआई के जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनको डेटा को समझना, डेटा साइंस की कुछ ना कुछ महारत रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, थैंक यू सो मच सदफ, आपने वक्त दिया और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, हमारे सारे सवालों के जवाब भी दिए। सदफ खान मौजूद है। ये अब अहम ऐलान है जो कि इस गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। लेट्स होप कि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी तेज़ी के साथ तरक्की हो रही है और जितनी तेज़ी से चीज़ें बदलती जा रही हैं ना, तो कीप अप रखना जो है ना वो मुश्किल भी हो जाता है। लेट्स होप ये फ़ायदा जो है ना हो इस फैसले के बाद पाकिस्तान को। अच्छा जी, थोड़ा सा ज़रा खेलों की तरफ चलते हैं, क्योंकि खेल के मैदान के अंदर जो है ना कुछ डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। डेवलपमेंट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ अब हमें सीरीज़ होती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। 7 जनवरी से 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ शुरू होने वाली है, जिसका शायकीन बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और ग्रीन शर्ट्स भी इस अहम सीरीज़ में जीत के लिए पुरजोश हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और ख़बर जो है वो पाकिस्तानी शायकीन के लिए काफ़ी हैरान कुन है, और वो ये है कि मशहूर क्रिकेट वेबसाइट है, आप सब जानते हैं, क्रिकइन्फो, उन्होंने अपनी T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है और इस टीम में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं है। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उनको शामिल ना किया जाना ये यकीनन एक सवालिया निशान है। वेबसाइट की जानिब से जारी करदा टीम में साजिश है ये किसकी साजिश है, ये हम जानने की और खोजने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में। अच्छा जी, भारत और इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं। ये प्लेइंग 11 जो अनाउंस हुई है उसमें वेस्ट इंडीज़ के 2 और ऑस्ट्रेलिया के, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है। यानी अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ देखी थी कि बांग्लादेश का भी कोई प्लेयर शामिल नहीं किया गया है। अब ये तो
मुझे लग रहा है दोनों मुल्कों ये के वाकई खिलाफ में है साजिश है। साजिश। इसमें तो बाकायदा स्मेल आ रही है साजिश की। वनडे टीम ऑफ द ईयर में भी कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है शामिल नहीं है, जिस तरह हमने आपको बताया। अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं, क्यों कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स इसमें जगह नहीं बना सका या उनको जगह दी नहीं गई है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माजिद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा और अनम, आपको भी नए साल की बहुत सारी मुबारकबादें, और उम्मीद है कि हम सब के लिए ये साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए। फाइनली आमीन। भट्टी साहब, जैकेट पहनी भी आपने, ठंड आ गई है कराची में। अच्छा, मैं ये जैकेट मैं गया था कुछ दिन के लिए सियालकोट एक शादी में शिरकत करनी थी। अब तो मैं दुबई पहुंच गया हूँ। यहाँ मतलब वही कराची वाली ठंड है, लेकिन वाह, जैकेट वाह। कैरी कर रहे हैं, तो मैंने कहा चले आपको पहन के दिखा देते हैं टीवी पे। इट्स लुकिंग कुछ- वेरी गुड ऑन यू, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जरा चले बताइए, ये जो अब 3 मैचेस की सीरीज होने वाली है पाकिस्तान और श्रीलंका की, हम क्या समझें कि ये टीम फाइनल ही होगी जो इसमें सेलेक्ट की गई है? क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत तनकीद की जा रही थी कि भाई पिछले 7-8 महीने से हम एक्सपेरिमेंट्स ही किए जा रहे हैं, ट्राई किए जा रहे हैं प्लेयर्स को कि ये शामिल हो सकता है, ये शामिल हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बेसिकली तो ये सीरीज प्लान की थी पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि इन 3 मैचों के बाद फिर 3 मैच हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं पाकिस्तान में। लेकिन इस टीम में ना बाबर आजम है, ना हमें मोहम्मद रिजवान, तो चले T20 अब पाकिस्तान की तरफ से खेलते नहीं है। फिर शाहीन शाह अफरीदी जब टीम अनाउंस हुई उस वक्त तो इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए। सुना है कि 6 हफ्ते का उनका रिहैब है, और उनके टांग में वही मसला दोबारा दरपेश हुआ है ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलते हुए, जो उनको 2022 में तकलीफ हुई थी। और इस टीम में हारिस रऊफ भी नहीं है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने वाकई वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी तो फिर जो प्लेयर खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में उनको बुलाकर खिलाया जाता। फिर एक और नाम जिसका बहुत ज्यादा चर्चा रहा पिछले दिनों, वो मास सदाकत थे, बड़े जबरदस्त अपकमिंग ऑलराउंडर हैं। तो चले, जब बाबर आजम और दूसरे बड़े नाम नहीं है तो मास सदाकत को खिलाना चाहिए था। लेकिन आई होप कि जो पीसीबी और हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तैयारी मिलेगी। लेकिन फिर इस सीरीज को प्लान करने का मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब चूंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब आ गया है, अगले महीने से T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है, 4 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। तो शाहीन शाह अफरीदी का अनफिट होना, ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल ऐसा ही है भट्टी साहब। अच्छा, जो वर्ल्ड कप तो चले 1 महीना है उसमें, लेकिन अभी जो सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका की होने वाली है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें, और वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी को कितना दिखाएगा? देखिए, बेसिकली ये सीरीज उन प्लेयर्स के लिए प्लान की गई है कि जिनको श्रीलंका में खेलने का ज्यादा तजर्बा नहीं है। तो बेसिकली प्रैक्टिस पर्पस के लिए फिर जो मेन ग्राउंड जहां पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होने, वहां पर ये सीरीज नहीं हो रही। तीनों मैचेस श्रीलंका का शहर है दम्बुला, वहां हो रहे हैं। लेकिन पीसीबी जाहिर है T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद होता है, तो लड़कों को जिस तरह की तैयारी करवा सकता है इस सीरीज के लिए करवा रहा है। मेरे ख्याल में अच्छी एफर्ट है पीसीबी के लिए। अब देखना है कि 2025 में जिस तरह हमने T20 में अच्छा परफॉर्म करके फिनिश किया, तो उसके बाद लोग ये कहते रहे कि हम हल्की टीमों के खिलाफ जीते रहे सिवाय साउथ अफ्रीका के। तो अब असल इम्तहान जो पाकिस्तान का है वो T20 वर्ल्ड कप है, और सबसे बड़ा इम्तहान। और उस इम्तहान में अब पाकिस्तान की इस टीम को पाकिस्तान के अंडर 19 प्लेयर्स ने डाला है कि अब पाकिस्तान भारत का भी एक मैच होना है कोलंबो में। तो उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान की सीनियर टीम अपनी जूनियर टीम के नक्शे कदम पर चलेगी,
और एशिया कप में जब हम 3 के हालांकि 3 मैच भारत से उनको हमें अपने फुटस्टेप पर चलाना चाहिए, लेकिन हमारी जो नेशनल टीम है वो अभी तक उस लेवल पे है नहीं कि हम उन जूनियर्स को कहें कि आप इनके फुटस्टेप्स पर चलें। अच्छा, अब जो हमने इंट्रो में बात की थी भट्टी साहब, क्रिक इन्फो वाली, वो कितनी कंसर्निंग है या कितना हमें परेशान होने की जरूरत है इस पर? जो वनडे टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की है और पाकिस्तान के उसमें कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, ना उसमें कोई बांग्लादेश का खिलाड़ी है, ये कोई साजिशी किस्म का मामला है या फिर इससे हटकर इसको देखा नहीं जाए? भट्टी साहब, आप कह दीजिए ये साजिश ही है पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ। देखिए, क्रिक इन्फो सबको पता है, जो क्रिक इन्फो को जानते हैं कि इंडियन ओनर्स हैं, इंडियन डोमिनेशन है वहां भी, तो हमें इसमें हैरत नहीं दिखानी चाहिए। तो ये जाहिर है भारत जो कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में कम से कम एक पाकिस्तान का प्लेयर मोहम्मद नवाज, जिसने पूरे साल परफॉर्मेंस दी। फिर पाकिस्तान की टीम वो टीम थी आयशा और अनम कि जिसने 34 में से 21 T20 इंटरनेशनल 2025 में जीते। तो मतलब ये तुक्का तो नहीं था। पाकिस्तान ने एक शारजा में ट्रायंगुलर सीरीज जीती, फिर अभी पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट हुआ जिसमें श्रीलंका जिम्बाब्वे था, वो टूर्नामेंट पाकिस्तान ने कम्प्रीहेंसिवली तो ये चीजों अपनी को हरीफ अगर टीमों को आउटक्लास मद्देनजर किया। नहीं रखा गया तो पाकिस्तान किन ग्राउंड्स पे या किन बुनियादों पर टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की जाती है क्रिक इन्फो की तरफ से? ठीक है, ये बेसिकली तो एक इदारा, मिसाल के तौर पे कोई भी पाकिस्तान का मीडिया हाउस 3 लोगों का पैनल बनाकर कहता है कि जी हम T20 टीम ऑफ द ईयर बनाते हैं, तो उनकी मर्जी है, वो जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे ना रखें। लेकिन हमें देखें, अब वो हैंडशेक वाला मामला हुआ या ये टीम ऑफ द ईयर का मामला हुआ, जहां भारत होगा वहां पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये भोंडी हरकतें होती रहेंगी। हमें इससे आगे जाना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो दुश्मन है ना वो भी बाज़र नहीं, अब हमें ताकि वो आपके खिलाफ कुछ करे भी ना। दवा की जरूरत है, इन लोगों को दवा की जरूरत है, ये दुआओं से आगे निकल गए। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि आपको नजरअंदाज ना किया जा सके, किसी के लिए आसान ना हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो। हमें भी तो अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए ना, हमारी भी तो जितने भी खिलाड़ी उनकी इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आई और यही बैठ के हम डिस्कस कर रहे तो है ना हमारे अंदर। अच्छा, वो अखलाकियात के ऊपर जिंदगी गुजारनी है, परफॉर्मेंस दिखाने जाते हैं आप ग्राउंड के अंदर, अखलाकियात तो फिर उसके बाद आती है, सबसे टॉप पे आपको परफॉर्मेंस भी दिखानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बटी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें एक ऐसे मुनफरिद इन्फ्लुएंसर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। वैसे तो फूड व्लॉगर्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इनकी वीडियोस देखकर सयाह बहुत सारे पाकिस्तान से भी और बाहर से भी पेशावर के खानों के दिलदादा हो जाते हैं। और जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो दिखा रहे होते हैं, तो लोगों के मुंह में वैसे ही पानी आ रहा होता है। और इसी वजह से, ये जो उनका हुनर है, इसी वजह से टिकटॉक फूड बैटल में उन्हें कामयाबी भी मिली है। हम उनको मुबारकबाद भी देंगे और पेशावर के मारूफ फूड व्लॉगर शहजाद खलील जो है उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बिल्कुल, ऐसे टिकटॉक फूड बैटल में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो हमने सोचा कि जब कोई कामयाबी हासिल करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, भाई हमारे शो का हिस्सा उसने लाजमी बनना है। हमारे साथ शहजाद खलील खुद मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे हम बात करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आप कैसे हो? ठीक हो? बहुत अच्छे हैं। ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले तो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ माशाल्लाह। बस काम कर दिया, जितना भी मेहनत किया है उसका सिला मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये बताइए ये जो बैटल, टिकटॉक बैटल थी, इसका क्या प्रोसीजर था, कौन कौन से इसके अंदर कंपटीशन हुए, कितनी ड्यूरेशन थी, इसकी सारा प्रोसेस के बारे में ज़रा बताइएगा। जी, इसमें तकरीबन 21 दिन थे। 21 दिनों में जिसने भी मतलब 4 ममालिक के फूड ब्लॉगर्स थे मुख्तलिफ, और हर एक टीम में 5-5 बंदे होते थे। उसमें हमारी टीम का नाम लंगर पार्टी था। और फिर उसमें मुख्तलिफ टास्क हमें मिले थे, तकरीबन 3 टास्क मिले थे। उसमें सबसे ज़्यादा जिसने वीडियोज़ अपलोड किए तो फिर वो विनर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया। और अच्छा, इन तीनों टास्क के बारे में बताएं ना, क्या टास्क आपको मिले थे और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको कौन सा लगा? अच्छा, इसमें टास्क ये थे कि मतलब 1000 रुपये में आपने पेशावर के ऐसे खाने दिखाए हैं जिसमें बेवरेजेस भी हो,
इस जिसमें मतलब स्वीट्स भी हो और जिसमें मेन कोर्स भी हो, सिर्फ 1000 रुपये में। सबसे पहला टास्क ये था। दूसरे में सिर्फ बेवरेजेस, हाँ, दूसरे में सिर्फ मेन कोर्स करना था, मतलब जो पेशावर के मशहूर खुराक है वो आपने कवर करने थे। और तीसरे में जो था, जो सबसे मुश्किल था मेरे ख्याल में, उसमें स्वीट्स कवर करने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मुश्किल क्यों था? क्यों शहजाद, वो स्वीट्स वाला मुश्किल क्यों लगा? या स्वीट्स यार खाते खाते हम बस हमारा दिल भर गया था। स्वीट्स नहीं खा सकते ज़्यादा। ये तो वैसे बड़ा ज़बरदस्त नहीं है? एक तो आप काम भी कर रहे हैं और साथ काम भी वो है कि ना आप साथ साथ खाना भी खा रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं। तो आपको खुद शौक था फूड व्लॉगिंग जो आपने शुरू की, या फिर आपने बस देखा देखी शुरू की थी कि फूड व्लॉगिंग का रिस्पांस बड़ा अच्छा होता है, लोग बड़ा देखते हैं, बड़े व्यूज़ आते हैं, तो हम भी ये शुरू कर लेते हैं? खुद भी था खाने का शौक, फूडी हैं आप? जी बहुत। हम अक्सर हमारे जहाँ पे पेशावर के लोग जो है ना, वो तकरीबन वीकेंड में जो है ना खामखा जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं बाहर खाने के लिए। मैं भी जाता था। मैंने पहली बार ऐसे ही मतलब रैंडमली एक शॉर्ट्स ले लिए, रील्स मैंने बनाया। फिर जब मैंने वो देखा तो वो बहुत वायरल हो गया। फिर उसके साथ शौक पैदा हो गया और फिर स्लो मतलब कंटेंट बनाने पे आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह भी आप देख रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा वायरल जो आपकी रील्स या वीडियोस होती हैं, उसमें किस तरह का कंटेंट होता है? किस तरह का कंटेंट लोग देखना चाहते हैं? जाहिर है आपको फीडबैक भी मिलता होगा। जी, लोकल फूड जो है ना वो लोग ज़्यादा देखते हैं। ख़ासकर हमारे जितने पंजाब के देखने वाले हैं, वो लोग पेशावर के जो चपली कबाब हो गए, यहाँ की कढ़ाइयाँ हो गई, या हमारे जो लोकल स्पॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन वो तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे रहने वाले पंजाब में या कहीं पे भी, उनको तो शायद समझ ही नहीं आती होगी। मैंने आपकी ज़्यादातर वीडियोस देखी हैं, आप पश्तो में बात कर रहे होते हैं, तो ये मेरा शिकवा भी है और उन लोगों का भी है जो आपकी बात को समझना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसको ट्रांसलेट कर दें या आसान अल्फाज में समझा दें तो हमें भी पता लग जाए पेशावर के खाने के बारे में। नहीं, इसके बाद अभी मैं सबटाइटल वगैरह लिखूंगा अपने वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह भी स्लो उर्दू में आऊँगा, उर्दू में वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। और जब हम मतलब अपने आप को मतलब अपने आप पे काम करते हो, अपने आप को मशहूर करना पड़ता है, तो पहले अपने इलाके से शुरू करते हैं। और हमारे इलाके में ज़्यादातर पुश्तो बोली जाती है, तो इसलिए मैंने पुश्तो से स्टार्ट किया। अभी इंशाल्लाह स्लो जाऊँगा इंटरनेशनली और उर्दू में इंशाल्लाह भी बनाऊँगा, और अभी स्टार्ट भी किया हुआ है। अपनी शनाख्त को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक करते हैं आप शहजाद, और डेफिनेटली आगे जब बढ़ेंगे तो सबटाइटल्स ऑन रखे जा सकते हैं। ये बताइए, अब जितने भी देखने वाले हैं, जैसे कि मुझे भी खाने का शौक़ है, खाती कम हूँ लेकिन शौक़ है मुझे नए खाने खाने का। मैं अगर पेशावर आती हूँ तो नमक मंडी का तो मुझे पता है कि वहाँ पर जाना है, वहाँ से कुछ ना कुछ खाना चाहिए। और कौन कौन सी जगह पर जाना चाहिए मुझे खाने के लिए, और कौन सी एक डिश है जिसके बारे में आप कहेंगे कि ये लाजमी ट्राई करे जो भी पेशावर आए? जी, यहाँ पे जब भी आप आओ इंशाल्लाह आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा यहाँ के फूड में, खुद आपके साथ होऊंगा, और इंशाल्लाह आपके यहाँ की मज़े के कहानी इंशाल्लाह। नहीं, एक खाने के बारे में बताएं ना, आप चख लोगी आप। कोई जो डिश जो जी, यहाँ पे हमारा जो है ना बुखारी दमपुख है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे हमारा बुखारी दमपुख है कि यार रेस्टोरेंट पे मिलता है। वो मटन होता है, लेकिन वो जैसे अंदाज में मतलब वो तैयार करते हैं तो उसका टेस्ट यार अभी क्या बताऊँ मैं। तो कोशिश तो करें ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करने की, कैसे होता है? मतलब वो मटन होता है और वो मतलब उसमें मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं होते, वो दमपुख जैसा तैयार करते हैं। और वो उसके नीचे मतलब चावल रखते हैं, और वो भी उज़्बकी पुलाव, उसके ऊपर फिर मटन रखते हैं। तो माशाल्लाह जब आप देख लोगी और फिर चख लोगी तो फिर अच्छा, वैसे शहजाद तो आपको सिर्फ फूड व्लॉगिंग का या बाहर से खाने का ही शौक है, या खुद भी कुछ बनाना आता है, खुद भी कुकिंग वगैरह कर लेते हैं? नहीं, मैं खुद नहीं कर सकता कुकिंग बिल्कुल भी, और खाने का ये तो हमारा काम ही है, मतलब खाना दिखाना और खुद ही खाना। ऑल द वेरी बेस्ट शहजाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि टिकटॉक के बारे में ना हमने कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन उसके साथ लगा दिए कि टिकटॉक की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे अजीब गरीब किस्म का कंटेंट होगा। ये साबित करता है कि टिकटॉक के ऊपर भी अगर अच्छा कंटेंट डालेंगे तो उसको लोग देखते भी हैं, उसको एक्नॉलेज भी किया जाता है और दुनिया भर में उसको पसंद भी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद खलील हमारे साथ मौजूद थे और हमें पेशावर के खानों के बारे में भी बता रहे थे और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी बता रहे थे। तो अगर आपका प्लान है पेशावर जाने
जाने का, तो उन्होंने कुछ खाने बता दिए, उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो भाई पर्सनली दावत मिल गई है शहजाद की तरफ से कि वो मुझे सब जगह पर लेकर जाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं हम और ज़रा कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेरे दिल के बड़े करीब है, मेरे सर के बड़े करीब है। मैं अपने बालों की बात कर रही हूँ। सर्दियों के अंदर हम सब जानते हैं गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खुश्क हवा होती है, खुश्क मौसम होता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ भी हो जाती है और फिर हमारे बाल बहुत टूटना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो इतना हेयर फॉल होता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद ना मुझे बाल बंद ही कर लेने चाहिए। एक दिन आएगा हमें एहसास होने लग जाता है कि हम गंजे ना हो जाएं कहीं। रोज़ाना बाल बन रहे होते हैं, स्ट्रेटनर, फिर ब्लो ड्राई, और ना रोज़ाना आपको पता है फिर वॉश भी करने पड़ते हैं। हालांकि ये कहा जाता है डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट्स की तरफ से रोज़ाना आपको वॉश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास और कुछ चारा नहीं होता। तो कैसे हिफाजत करें अपने बालों की इस मौसम के अंदर, हमने इस पर बात करनी है। और खास तौर पर जब अभी शुरू में हमने बात की ना कि गर्म पानी का हम इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं, उसकी वजह से डैंड्रफ का बहुत ज्यादा। अब मुझे बताएं कि इतनी ठंड पड़ रही हो तो बंदा क्या करे, फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करेगा? इसके अलावा इसी का तो मैं कह रही हूँ ऑल्टरनेट पूछ लेते ना। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं रुमाना अफजल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो हम अपने मसाइल भी उनसे पूछ लेते हैं, आप लोगों के मसाइल भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक ठाक। बाल लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे, इनको कैसे बचाना है मैंने सर्दी के मौसम में, ये बताइए। अच्छा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे लगता है कि स्किन को हम सिर्फ ख्याल करते हैं, स्किन का हमने ये करना है, स्किन का हमने वो करना है, लेकिन बालों को हम जब बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं तो एट द एंड हमारी लुक बिल्कुल ख़राब हो जाती है और फिर हम सोचते हैं, हम फिर कॉन्फिडेंट नहीं रहते और फिर हम स्ट्रेस में जाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले हम बात करेंगे कि बालों की हिफाजत हम कैसे करें। ठीक है, ये मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता भी है कि कैसे ख्याल करें कि हम गर्म पानी ना यूज़ करें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, अच्छा कंडीशनर, मास्क, सीरम, ये सब चीज़ें यूज़ करें। तो इसके बाद आ जाता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं फिर भी आपको हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, फिर भी आपके बाल, अच्छा पहले स्टेप है कि हेयर फॉल आपका हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो आपको किस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब आप ख्याल भी कर रहे हैं, आपकी डाइट भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेस आप ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो उसका अब आपने ख्याल कैसे करना है? पहले तो आपने सारी रूटीन अपनी ठीक कर ली, डाइट अच्छी कर ली, सारा कुछ, फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? हेयर PRP की तरफ जाएंगे, हेयर एक्सोसोम्स कराएंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और आपकी रीग्रोथ अच्छी होगी। पहले वापस ना पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। ये अच्छा। बताएं, जो गर्म पानी है उसको हम नहीं छोड़ सकते अच्छा सर्दी के अंदर, ठीक है, उसका तो कोई ऑल्टरनेट हमें बताइए, बिकॉज इतना ठंडा पानी होता है ना सुबह के वक्त, जब आपने अपने बालों को अगर वॉश करने के लिए आप सोचें कि चलो गर्म पानी से नहीं को या दिन में भी करें तब भी नहीं कर सकते। टाइम मैंने सुबह करना होता है ना ऑफिस आने से पहले, तो इसलिए मेरे जहन में वही है। उसका ऑल्टरनेट फिर क्या हो सकता है जो गर्म पानी को नहीं छोड़ सकते उस डैमेज से कैसे बचें? मैं आपको बताऊं, इसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप सर ही ना धोएं। अच्छा नहीं, ये है कि देखिए, हम गर्म पानी से जब धोएंगे, जब हमें पता है कि गर्म पानी से आपके सबसे पहले डैंड्रफ आएगी, जब उसके वजह से आपके बाल डैमेज होंगे, हेयर फॉल होगा, और जब हेयर फॉल इतना होगा कि आपके मतलब स्कैल्प नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बॉल्डनेस हो जाएगी। तो बेहतर ये है, मैं ये नहीं कहती कि आप बर्फ़ जैसे पानी के नीचे सर रख लें और उससे वॉश करें। मैं खुद भी ठंडे पानी से सर धोती हूँ, लेकिन ठंडे का मतलब ये नहीं कि बहुत ठंडा हो कि आपके सर में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप बर्दाश्त ना कर सकें। रूम टेम्परेचर या नीम गर्म आप कह रही हैं? लेकिन नीम गर्म से भी थोड़ा सा कम, मतलब इतना ठंडा जो आप बर्दाश्त कर सकें। मैं तो मैंने अब आपसे कुछ नहीं पूछना क्योंकि मैं ठंडा गर्म पानी नहीं छोड़ सकती। अना माँ भी अच्छा, मैं एक पानी से रिलेटेड एक और सवाल है, क्योंकि कुछ हर एरिया में पानी जो है वो मुख्तलिफ होता है। कभी हम कह रहे थे कि ये हमारी स्किन के लिए ठीक नहीं है, कभी हम कहते हैं बालों के लिए ठीक नहीं है। जैसे मैं लाहौर कुछ अर्सा रह के आई, मुझे लगा कि लाहौर का पानी बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली इस्लामाबाद पिंडी के पानी से। इसमें कितनी सच्चाई है और इस तरह लोग फिर क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये है कि जब आप कहीं पे जाते हैं, जैसे आप कोई जगह चेंज करते हैं, आप कहीं शिफ्ट हो जाते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए, तो मुझे लगता है कि वैसे ओवरऑल आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा, या ये जगह या इस तरह। लेकिन ये है कि वेदर आपको जो है ना, वेदर से आपको जो है वो फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर ड्राई वेदर है या वहाँ यहाँ पे नॉर्मल है, तो आप कहीं जा रहे हैं वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, तो फिर उसकी वजह से आपको थोड़ा सा गलतियाँ और क्या क्या करते हैं, लेकिन पानी की वजह से नहीं होता। सर्दियों के मामले के अंदर हम और क्या गलतियाँ? गर्म पानी चले ठीक है, वो तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं ठीक है, आपने नहीं करना। इसके अलावा सर्द मौसम में हम कौन से ऐसी गलत कर रहे हैं बालों के लिए जो नुकसान पहुँचा रहा है बालों को?
मुझे लगता है कि सर्दियां जब आती हैं ना तो आपको, जैसे कुछ लोगों का तो नॉर्मल स्कैल्प है, यानी हर मौसम के हिसाब से उनका एडजस्ट हो जाता है, तो उनके लिए तो ठीक है, वो जो शैम्पू यूज़ करें उनको सूट करे वो वही यूज़ करें। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि जैसे अब मेरा अपना भी ये इस तरह का है कि जब सर्दियाँ आती हैं, जब मौसम चेंज होता है तो मेरे बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, डैंड्रफ आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको अपना शैम्पू यूज़ करना होता है, चेंज करना होता है जो आप यूज़ कर रहे हो। सर्दियों का अलग शैम्पू होना चाहिए, गर्मियों का अलग। और उसमें ये है कि जैसे आप मेडिकेटेड शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डैंड्रफ का मेडिकेटेड जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, मैं किसी का शैम्पू का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो आप रेगुलर अगर नहीं भी यूज़ करना चाहते, क्योंकि जो डैंड्रफ के शैम्पू होते हैं कभी कभी उनकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं होती जो आप रेगुलर यूज़ कर सकें, ठीक है, तो आप वीक में 1 टाइम वो यूज़ कर लें, फिर उसके बाद जो है आप 2 टाइम दूसरा शैम्पू जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मस्ट आपको ये वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए। ऑयल्स कौन से सही हैं बालों की हेल्थ के लिए, क्योंकि तरह तरह के मार्केट में ऑयल अवेलेबल है। कोई कहता है सरसों का तेल जो है वो सबसे अच्छा है, जो हमारी नानी दादी भी कहती थी ये तेल लगाना चाहिए बालों के लिए, चाहिए, वाकई ऐसा है? जो है शैम्पू अगर आप मेडिकेटेड यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके साथ आपको मेडिकेटेड ऑयल्स भी मिल जाते हैं मार्केट में, अब डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक भी और मेडिकेटेड भी डिफरेंट है। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप वो वाले यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है ना आपको सबसे सिंपल सरसों का तेल है। और अगर जो है ना आप मुझसे पूछें कि मेरे अपने बाल कैसे अच्छे हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि तारा मीरा का ऑयल जो है, ठीक है, वो मैं यूज़ करती हूँ, वो चुभता है और उसका एक तरीका होता है लगाने का, ठीक है, तो मैं अक्सर अपनी दोस्तों को बता रही होती हूँ कि वो कहती है कि कैसे, वो तो बड़ा उससे बर्निंग होती है, और ये तो उसको लगाने का तरीका ये होता है कि जब आप लगाते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट उससे बर्निंग होती है, ठीक है, तो वो आप 5 से 10 मिनट आपकी वो बर्दाश्त करें, उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटे उसको छोड़ के वॉश कर दें, ठीक है, वो आपको 1 घंटे 2 घंटे तक उसकी बर्निंग नहीं होगी। मुझे लगा आप जो बर्निंग के बारे में बता रही हैं ना उसकी कोई रेमेडी बता रही हैं, कैसे बच सकते हैं, मतलब वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी है, और आपके जो बाल उससे अच्छे होंगे, मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है, और ये मैं बचपन से लगा रही हूं। मेरी दादी तारे मीरे का बहुत तेल लगाया करती थी, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, और वो ये कहती थी कि ये आपकी स्टिमुलेशन के लिए, ब्लड स्टिमुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा, ब्लड सर्कुलेशन होती है। अच्छा, लेकिन इसका एक तरीका है कि आप अगर लगा रहे हैं तो 1 महीना आपने लगातार लगाया, लाइक 1 वीक में 1 टाइम आपने यूज़ किया, तो उसके बाद आपको बर्निंग नहीं होती, ठीक है, एक टाइम हो जाएगी ना, आदत हो जाएगी, हो जाएंगे, आपको बर्निंग नहीं होगी, तो आपने छोड़ देना है उसको, यानी कि हम ये कह सकते हैं गो बैक टू बेसिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तेल अम्मी बचपन में लगाया करती थी ना, मुझे याद है जब अम्मा जबरदस्ती मार के लगाया करती थी, बाल पकड़ के ना बिठा के कि जी सरसों का तेल, तारे मीरे का तेल, कोकोनट का तेल भी इनफैक्ट मुझे याद है, और हम बड़ा भागा करते थे उससे, तो वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा। रुमाना, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब, अपने बालों का अपना ख्याल जो है ना वो खुद से रखना है, गर्म पानी जो नहीं छोड़ सकते हैं उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता मेरी तरह, तो बाकी चीज़ों के अंदर एहतियात जो है ना वो हम कर लें, वो ज़रूरी है करनी। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं, एक और इंटरेस्टिंग आपको एक रिपोर्ट भी दिखानी है। रीढ़ की हड्डी और मोहरे इंसानी जिस्म का वो बुनियादी हिस्सा समझे जाते हैं या सुतून समझे जाते हैं जिन पर हमारी डेली रूटीन या रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन्हिसार कर रही होती है, हरकत और सेहत का दारोमदार इसी पर होता है। शायद आपको ये इल्म ना हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में हर तीसरा फर्द रीढ़ की हड्डी का जो है वो इसके दर्द का शिकार नजर आता है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है, इस पर हमें कौन रिपोर्ट करेगा? रेहान अहमद रिपोर्ट करेंगे, जरा देख लेते हैं। बेसिकली एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जनरली जो मोरों का दर्द है वो सिर्फ बुज़ुर्गों में होता है या बड़े लोगों में होता है। ये आजकल हर एक बंदे में हो रहा है, और इसकी बहुत कॉमन रीजंस ये होती हैं कि जैसे अगर कोई ज़्यादातर लैपटॉप के ऊपर इस तरह झुक के बैठा हुआ है, या कोई बहुत अपराइट पोजीशन में बैठा हुआ है, उसके अलावा इसके अंदर मसल की स्टिफनेस आ जाती है, डिस्क डिजीज़ आ जाती हैं जिसको हम मोरों का तकलीफ़ कहते हैं। इस तरह के जितने भी मसले मसाइल हैं, उसके अलावा उल्टा सोना, पुअर पॉस्चर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं बात करता होता हूँ। ये बहुत बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मोरों की तकलीफ़ हो जाती है। अगर किसी को शैटिका की कोई तकलीफ़ हो रही है, एकदम से कोई करंट बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गई है, कोई किसी किस्म का कोई कीड़ियाँ रेंगना शुरू हो गई हैं जिसको हम नमनेस कहते हैं,
टिंगलिंग कहते हैं, इस तरह के कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, किसी को एकदम सडनली कोई चुप पड़ गई, कोई हैवी वेट उठा रहा था और वहीं पे स्टक हो गया है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी SOS और दी इमरजेंसी केस। हमारा जो एक स्ट्रेस का जो फैक्टर है ना, दैट इज़ टू मच, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक हमारे जिस्म के ऊपर डिफरेंट अलामात आते हैं, जिसके अंदर पट्टों का खिंचाव एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है। उसकी वजह से आपके जितने भी स्पाइनल इश्यूज़ हैं वो भी उससे उजागर हो सकते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सही डॉक्टर के पास लोग प्रॉपरली नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी सही तशख़ीस नहीं कर सकते कि बंदा ठीक है या नहीं है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसकी प्रॉपर जो जितनी भी उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो डिग्रीज़ हैं, उसके अलावा उसकी जो आप कह लें कि जो उसके क्रेडिबल रिव्यूज़ हैं, वो आप देख लें, आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना उसकी ऑथेंटिसिटी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप उसके अलावा जो थोड़ा बहुत आपके पास आपके आसपास जो जानने वाले लोग हैं जिनका रेफरल होता है, उसको भी देख लें आप कि वो क्या कहते हैं उस शख्स के बारे में। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करें, मोबिलिटी के ऊपर फोकस करें। अपने जो आपका डेस्क जॉब है आपकी, अगर तो आप उसमें मोबाइल रहें, मतलब मीन्स कि आप हर थोड़ी देर बाद उठें, उसके जाके थोड़े से कुछ कदम चलें, उसके बाद वापस आएँ, और उससे आपका ना तो स्ट्रेस कम होगा, उसके अलावा आपका बॉडी का पोस्चर बहुत बेहतर रहेगा, उसके अलावा आपकी जो एक ओवरऑल जनरल हेल्थ है वो बहुत बेहतर रहेगी। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, कम खाएं और उतना खाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। चलने फिरने में ज़रा अपना वक्त ज़्यादा गुजारें। इजी रखें, दिस साइड, यस, इजी पिच, रिलैक्स, वन मोर टाइम, रिलैक्स, दैट साइड, इजी, वन मोर टाइम, ढीला छोड़ें, यस, परफेक्ट। Years of sitting on office chairs, हम इस तरह बेंड होके काम करते हैं। स्ट्रेस का फैक्टर है, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप घंटों बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एडिट्स कर रहे हैं कंप्यूटर पे। ड्राइविंग इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आप वर्कआउट नहीं करते, वॉक नहीं करते, ईयर्स ऑफ स्ट्रेस पर गलत पॉस्चर, हम लोग कभी एक टांग पे जोर रख के खड़े हो जाते हैं, कभी दूसरी टांग पे। तो मेरी आदत थी मैं हमेशा अपनी राइट वाली टांग के ऊपर कभी भी खड़ा हूँ तो मेरा मोस्टली वेट राइट लेग पे होता है। उसकी वजह से ये ओवर द ईयर्स ये चीज़ ख़राब होती है। ये कोई एकदम से सडन मूवमेंट से नहीं हो सकती। मैं जिस टाइम पे आया था तो मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा था प्रॉपर्ली, बेड से उठ नहीं पा रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था। तो वन फाइन डे मैं उठाऊँ तो मेरे राइट साइड पे इतना सिवियर पेन था जो टांग तक जा रहा था। तो काफ़ी टेस्ट और एनालिसिस के बाद डॉक्टर साहब ने फिगर आउट किया MRIs और स्कैन्स के बाद कि ये मोहरों का इशू है, और मस्कुलर ट्रीटमेंट करके और ये जो क्रैक्स करते हैं, कैरोप्रैक्टिस जिसको कहते हैं, वो करके इन्होंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ तकरीबन 80 to 90% ट्रीट हो गया है। और अभी मेरे ख्याल से 1 से 2 सेशंस और में ये इतना बेहतर हो जाएगा कि मुझे कोई फील नहीं होगा कि पेन था भी। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे को बड़े कॉमनली ये कहते हैं कि टेक केयर, लेकिन डॉक्टर अरसलान सज्जाद से बात करके अंदाज़ा होता है कि हमें अपनी केयर खुद भी करनी होगी, वरना यकीन कीजिए जोड़ों के दर्द के साथ साथ हर तरह के दर्द हमें जकड़ लेंगे और हमारी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भर जाएगी। कैमरामैन अदील अब्बासी के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। अरे वाह भाई, क्या बात है। रेहान भाई का ये जो स्टाइल है ना, एंड के अंदर जो वो बात करते हैं और एंड में एक मैसेज देकर जाते हैं, वो मुझे बड़ा ही उनका मज़ा आता है सुन के। अच्छा जी, आपने अपनी रीढ़ की हड्डी का कैसे ख्याल रखना है ये भी हमने आपको बता दिया, बालों का कैसे ख्याल रखना है ये भी बता दिया, और बहुत सारे अचीवर्स से आपकी मुलाकात भी करवा दी है। मेरे ख्याल से आज के लिए छुट्टी करते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।